Krishnan, a Hindu from Kerala. द कश्मीर फाइल्स की तरह द केरल स्टोरी भी एमपी की सियासत के केंद्र में आई है। देश भर के साथ मध्य प्रदेश में भी इस फिल्म को लेकर खूब हो हल्ला हुआ, बैन की मांग भी हुई, फिल्म को एक प्रोपोगेंडा भी बताया गया। लेकिन फिल्म पर शुरू हुई ये सियासत अब सवालों के घेरे में है। जानकार तो इसे विचारों और प्रतीकों के बीच की लड़ाई से भी जोड़ रहे हैं। हालांकि सियासी बहसबाजी के बीच मध्य प्रदेश में द केरल स्टोरी को टैक्स फ्री कर दिया गया है। ये फिल्म हमें जागरूक करती है। मध्य प्रदेश में पहले ही हमने धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनाया है, लेकिन ये फिल्म जागरूक करती है। इस फिल्म को सबको देखना चाहिए, पालकों को भी देखना चाहिए, बच्चों को भी देखना चाहिए, बेटियों को भी देखना चाहिए। और इसलिए मध्य प्रदेश शासन इस फिल्म को टैक्स फ्री कर रहा है। विचारों और प्रतीकों की इस लड़ाई का ही नतीजा है कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच के टकराव में और इजाफा होता जा रहा है। अब इन फिल्मों का विधानसभा चुनाव में मुद्दा बनना भी चौंकाने वाला है। खैर, कांग्रेस का क्या रुख है द केरल स्टोरी को लेकर, वो भी जान लीजिए। ये सब स्पॉन्सर्ड पिक्चरें रहती हैं, जब चुनाव नज़दीक आते हैं तो इस तरह के स्पॉन्सर करके ये पिक्चरें बनाई जाती हैं ताकि जनता को बरगलाया जा सके। लेकिन जनता समझती है कि पिक्चर पिक्चर होती है, असलियत तो उसमें कुछ नहीं रहती है। तो मध्य प्रदेश की जनता बहुत समझदार है और अपना मन बना चुकी है। ये तो जग जाहिर है कि पहले धारा 370, कश्मीरी पंडित और धर्मांतरण जैसे मुद्दों पर खुलकर बात नहीं हुआ करती थी। आरोप तो ये भी लगे हैं कि इन मुद्दों पर चुप्पी के लिए संस्थानों का भी इस्तेमाल हुआ। लेकिन अब न खुले मंचों से बल्कि सियासत में भी इस मुद्दे पर बहस जमकर हो रही है। कहा तो ये भी जा रहा है कि फिल्मों के जरिए भी अपने विचारों को जनता तक पहुंचाने में राजनीतिक दल पीछे नहीं है। शायद यही वजह है कि विचारों और प्रतीकों की ये लड़ाई द कश्मीर फाइल्स के बाद द केरल स्टोरी के बहाने लड़ी जा रही है। बंसल न्यूज के सवाल नंबर 1, द केरल स्टोरी पर सियासत के मायने क्या है? सवाल नंबर 2, क्या विचारों और प्रतीकों की लड़ाई फिल्म के जरिए लड़ी जा रही है? सवाल नंबर 3, क्या स्थानीय मुद्दों पर इस तरह के भावनात्मक राष्ट्रीय मुद्दे हावी होने लगे हैं? नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है रियल पॉलिटिक्स में रील वाले मुद्दे। फिल्मों की बात हो रही है और फिल्मों के जरिए ये भी बातें सामने आ रही हैं, आरोप भी हैं और क्रिटिक्स ये भी कह रहे हैं कि ऐसा होता भी रहा है। अगर आप देखें तो देश में जो भी महत्वपूर्ण घटनाक्रम है उस घटनाक्रम पर फिल्में तो बनी हैं और जो भी एक्सप्रेशन के मीडियम है, आज़ादी के पहले का एक बड़ा चर्चित गीत अशोक कुमार की फिल्म का है, जब हम आज़ाद नहीं थे, क्योंकि अंग्रेज़ों ने उस गीत पर सेंसर किया। आज हिमालय की चोटी से हमने फिर ललकारा है, दूर हटो ए दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। चूँकि वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम था तो इसलिए ये माना गया, इस तरह से डिसीव किया गया, इस तरह से एक दूसरा फॉल्स परसेप्शन प्रस्तुत किया गया कि ये हम अंग्रेज़ों के लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन जो दर्शक सिनेमा हॉल में आते थे वो समझते थे कि दूर हटो है दुनिया वालों। ये जर्मनी के लिए नहीं कहा गया, ये कहा गया है अंग्रेज बहादुर के लिए। बड़ी तालियां बजती थी। आपातकाल के बाद किस्सा कुर्सी का नाटा साहब थे, उन्होंने बनाई साहब। फिर उसके बाद और कहा, आंधी बनी एक फिल्म बड़ी चर्चित, याद है आज भी उसके गीत बड़े मकबूल हैं। कहा गया कि ये पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी से प्रेरित होकर गुलजार साहब की फिल्म है आंधी, ये वो थी। और आगे बढ़िए या थोड़ा पीछे चलिए तो मनोज कुमार पहले ऐसे एक्टर थे जिनके साथ ये जोड़ा गया, भारत कुमार है। पूरब पश्चिम, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। और जैसे ही पर्दे पर आते थे लाल बहादुर शास्त्री और जवाहरलाल नेहरू और भगत सिंह के चित्र, तो सिनेमा हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठती थी। फिर बाद के भारत कुमार हुए अक्षय कुमार। केसरी का जब गाना बस चलता है तो आंखें डबडबा आती हैं। और आगे आप बढ़िए तो आप पाएंगे कि आज़ादी के पहले जो विचारधारा रही, उस विचारधारा ने, आज़ादी के बाद की विचारधारा ने, आज़ादी के पहले की विचारधारा ने अपने अपने कल्चरल इंस्ट्रूमेंट्स भी तैयार किए, एस्टैब्लिशमेंट्स भी तैयार किए। अंग्रेज़ों ने ये कहा कि हमने आपको शिक्षित किया, सबसे पहला विश्वविद्यालय हमने दिया आपको,
ट्रेन दी हमने आपको, नहीं तो आपके पास था क्या, जबकि सब कुछ था। लेकिन उन्होंने ये बात कही। फिर उसके बाद आप देखें कांग्रेस की सरकारें नहीं, उसको लेकर भी कई बहस छिड़ती है कि सांस्कृतिक प्रकोष्ठ रहे, भारत भवन जैसे बड़े उपक्रम रहे, किताबें लिखी गई, ये भी आरोप लगता है एक सोच को लेकर लिखी गई, और यही बीजेपी पर कांग्रेस आरोप लगाती है। तो ये लड़ाई हरि अनंत हरि कथा अनंता की तरह है। विचार प्रतीकों की लड़ाई किताबों से भी लड़ी जाती है, सिनेमा के जरिए भी लड़ी जाती है, और अलग अलग तरीके के अलग अलग समय में उपकरण होते हैं। अब ये द केरला स्टोरी चर्चा में है, आज इसको समझेंगे। जरा मेहमानों के साथ थोड़ी भूमिका लंबी हो गई, क्या करें, हमने कहा समझाना बहुत ज़रूरी है, जिससे अच्छी तरीके से जो देख रहे हैं हमको, उनके जहन में ये बात क्लियर हो जाए कि ये भी एक किस्म का बहुत इम्पॉर्टेंट टूल है, उपकरण है, जिसका उपयोग हर युग में होता रहा है। हमारे साथ हैं नेहा बग्गा जी, प्रवक्ता हैं बीजेपी की, युवा नेता हैं, आज दोनों ही युवा प्रतिनिधि हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है नेहा जी आपका। अपराजिता पांडे हैं, युवा नेता कांग्रेस की, प्रवक्ता कांग्रेस की, उनका बहुत स्वागत। मनोज सैनी, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे साथ हैं, जो दोनों ही पार्टियों को देखते हैं। मनोज, पहली टिप्पणी आपकी। देखिए शरद जी, ये पूरी विचारधारा की बात है और कोई नई बात तो है नहीं। पहले किसी और अन्य विचारधारा पर बात हुआ करती थी, बाद में चीज़ें बदली। पहले भी कई फिल्में आई, पीके, ओ माय गॉड, इनको लेकर भी अलग अलग तरह की चर्चाएं होती रहती थी। लेकिन अब निश्चित रूप से दौर बदला है और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है केंद्र में या राज्य में, वो तो कहती भी है कि सांस्कृतिक पुनरुत्थान का वक्त है ये। तो सांस्कृतिक पुनरुत्थान कैसे होगा? तो विचारधारा के जरिए होगा। वो विचारधारा धारा 370 की है, राम मंदिर की है, तमाम तरह के ऐसे मुद्दे हैं। लेकिन लेफ्टिस्ट की बात करें, वामपंथी की बात करें, तो एक अलग तरह की विचारधारा हुआ करती थी, जैसा वो कहते रहे हमेशा। और अब जब द केरला स्टोरी की बात करते हैं या द कश्मीर फाइल्स की बात करते हैं, तो ये वही है, एक तरह से वो विचारधारा जो दूर होती रही भारत से। और ऐसा कहा जाता रहा, उनके द्वारा ऐसा कहा जाता रहा कि इस विचारधारा को लोग नहीं समझ पाए, तो अपने तरीके से समझाने का प्रयास है। हाँ, ये ज़रूर है कि वक्त जब ऐसा होता है कि चुनाव के नज़दीक आते हैं, फिर ये फिल्में आती हैं, तो उस पर ज़रूर सवाल खड़े होते हैं दोनों ही तरफ से। वो अपनी बात रखते हैं, वो अपनी बात रखते हैं। लेकिन निश्चित रूप से सांस्कृतिक पुनरुत्थान के साथ जो वर्तमान सरकारें हैं, वो ये बताना चाहती हैं कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिस विचारधारा को ना तो आज का युवा समझ पाया, ना लोग समझ पाए, तो समझाने का प्रयास है। अब समझाने के प्रयास में यदि द केरला की बात करें, तो वो एक दूसरे मूवमेंट की तरफ चली जाती है, और इसीलिए थोड़ा सा इस पर विवाद भी खड़ा हुआ। जहां विवाद होंगे वहाँ विचारधारा की चर्चा भी होगी। अपराजिता जी, कांग्रेस का नज़रिया हमने सुना। कांग्रेस कह रही है कि प्रोपेगेंडा फिल्म है, एक सोच, एक दृष्टि को विकसित करने के लिहाज से तैयार की गई फिल्म है। क्या आपको लगता है कि फिल्म एक इतना ताकतवर टूल भी होती है? इससे अगर एक कोई विषय है वो कन्वर्जन से जुड़ा है, कितना बड़ा है मैं उसकी तह में मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मेरे पास उसकी जानकारी पूरी नहीं है। लेकिन ऐसी घटनाएं घटी हैं, चाहे कश्मीरी पंडितों पर बनी कश्मीर फाइल्स हो, फिल्म को लेकर ये कहा जा सकता है, और कहा भी जाता है लार्जर देन लाइफ है वो, जो जिंदगी में नहीं, क्योंकि कोई फिल्म आप बना ही नहीं सकते अगर आप उसको एकदम सच्चाई पर केंद्रित कर दोगे। क्या हम कल्पना कर सकते हैं कि गोडसे और गांधी जेल में मिल सकते हैं? एक डायरेक्टर ये कल्पना करता है कि गांधी और गोडसे जेल में मिलते हैं। ऐसी कल्पनाओं में पीके में कि अंतरिक्ष से आया हुआ एक जो एलियन है वो यहाँ आकर पंडितों से, पंडों से टकराता है। तो फिर आपकी दृष्टि क्या? क्या आपको लगता है कि ऐसी फिल्में बीजेपी को पॉलिटिकल माइलेज देती हैं, इसलिए आप उसकी मुखालिफत करते हैं, विरोध करते हैं? देखिए शरद जी, विचारधारा की जब बात होती है तो विचारधारा हमेशा मानवता की होनी चाहिए। कोई भी फिल्म जब बनती है तो आपने बिल्कुल सही कहा, इट इज़ अ विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। सही बात है, फिल्में बनती हैं, उसको दिखाया जाता है और उससे एक प्रकार की अपना पॉलिटिकल मोटिव पूरा करना, वो भारतीय जनता पार्टी ने एक नया ट्रेंड शुरू किया। आप देखिए जिस तरीके से BBC डॉक्यूमेंट्री बनी, उसको बैन किया गया, गुजरात राइट्स के बारे में जो बनी, आपने उसको बैन किया, लोगों का उसमें इंटरेस्ट बना और वो सुपरहिट हो गई। भारतीय सरकारों के समय भी बहुत सारी फिल्में बैन हुई हैं, बिल्कुल, बट बहुत सारी चीजें, कई चीजें नेशनल इंटरेस्ट में भी होती हैं। Yes, आप है ना, आप इसको समझती होंगी। बिल्कुल समझते हैं निश्चित तौर पर आपको लगता है कि आप
तब फिल्में रिलीज करें जब चुनाव पास हो और आप प्रोपेगेंडा, क्योंकि इस फिल्म में जिस प्रकार से विकृत रूप से आपने मेरे सवाल का जवाब दे दिया आपने। अतिशयोक्ति में बनाया गया है, और उसमें क्यों, वो देखिए मैं आपके सामने, वो किसने मान लिया, फिल्म निर्माता ने ही मान लिया। जब शशि थरूर जी ने ट्वीट करके ये साफ चैलेंज रखा कि वो कौन 32,000 लड़कियां हैं, वो कौन 32,000 केरल की लड़कियां, आप हमें बताइए, हम 1 करोड़ रुपए देंगे। बात करोड़ रुपए की नहीं है शरद जी, बात है सत्य को सामने लाने की, जो आप भारत की जनता के सामने एक फिल्म मेकर के लेकिन का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती सत्य है। को सामने लाने के दूसरे तरीके नहीं है 1 करोड़ के इनाम के अलावा? वही मैंने ये एक आपको बड़ा कहा, पॉपुलिस्ट मेजर है। बात पैसे आप की नहीं है। तहकीकात करा सकती हैं, न्यायालय में याचिका ले जा सकती हैं, डायरेक्टर से कह सकती हैं, पूछ सकती हैं न्यायालय के माध्यम से कि आप प्रमाणित करिए कि 32,000 कन्वर्जन या 22,000 जितने भी हैं ये हुए हैं। बिल्कुल सही कहा शरद जी आपने। अगर आप क्रोनोलॉजी देखिए ना, तो जब हेट स्पीच पे सख्त कानून आए, जब सुप्रीम कोर्ट ने उसमें सख्ती दिखाई और बोला हेट स्पीच टॉलरेट नहीं होगी, तब ये केरल फाइल्स लेकर फिल्म के बारे में बात करने लगे, इसको टैक्स फ्री करेंगे मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में हम बैठे हैं, एक महिला हूं मैं, मेरा विनम्रता से एक सवाल और है जी। कश्मीर फाइल्स आई, एलिगेशन लगा कि एग्जेजरेशन है, हाँ। सिनेमा है, आपने खुद बहुत अच्छा डिफाइन किया इसको, लेकिन पूरे देश में कहीं कोई सांप्रदायिक तनाव का कारण नहीं बनी। ऐसा बाय एंड लार्ज हमने जिस तरह की सिचुएशन देखी, मैं ये नहीं कहता कि कुछ लोग उससे तनावग्रस्त नहीं हुए होंगे, दोनों समुदायों में वो तनाव हो सकता है, क्योंकि कहा गया कि कश्मीरी पंडित सिनेमा हॉल में जार जार रोते देखे गए, और ये सही बात है, कई बार एक परसेप्शन भी बनता है, लेकिन फिर भी इस देश की जनता बहुत बुद्धिमान है, क्योंकि सिनेमा में, साहित्य में, विचारों में कई बार बहुत अतिरंजना हम देखते हैं, एग्जेजरेशन देखते हैं, लेकिन लोग संतुलित रहते हैं, चाहे 370 हो, ट्रिपल तलाक हो, राम मंदिर हो, लोग तो शांत हैं देश के। बिल्कुल सही कहा आपने शरद जी। लोग, भारत की जनता बहुत समझदार है, समझती है क्या प्रोपेगेंडा मूवी है और क्या असलियत है, क्या सत्य है। बट भारतीय जनता पार्टी के जो दोहरे मापदंड हैं, अगर आप केरल फाइल्स को टैक्स फ्री करते हैं, तो जो बाकी की मूवीज बनाई जाती हैं, जो हो सकता है कि आपको लगे कि ये सही नहीं है, और अगर इस तरीके से, क्योंकि हमें भी लगे या फिर किसी और समुदाय, किसी धर्म विशेष को लग सकता है कि ये अतिशयोक्ति है और विकृत रूप से केरल फाइल्स में दिखाया गया है, अगर मध्य प्रदेश में आप उसे टैक्स फ्री करते, एक महिला होने के नाते मैं ज्यादा खुश होती अगर गैस सिलेंडर यहां पे टैक्स फ्री होता, तो मैं मानती कि महिलाओं के प्रति आपकी कोई प्रतिबद्धता है। भारतीय जनता पार्टी के स्टांस क्लियर नहीं होते शरद जी। मांग शायद आपकी मांग पूरी हो जाए। अब 18.5 साल में नहीं हुई, गृहिणी का बजट बिगड़ता गया। और एक पॉइंट शरद जी मैं कहना चाहती हूँ, आप महिलाओं के साथ अगर खड़े हैं, तो हमारी जो रेसलर बहनें प्रोटेस्ट कर रही है, वो भी जो हमारे लिए गोल्ड लाती हैं, जो भारत को गौरवान्वित करती हैं, उनके साथ प्रियंका गांधी जी खड़ी हैं। बट कोई भी भारतीय जनता पार्टी की नेत्री खड़ी नहीं होती है। क्या इसलिए क्योंकि ब्रिजभूषण सिंह उन पे आरोप है, यौन शोषण जैसा गंभीर आरोप है, आज तक इस्तीफा नहीं आया। तो ये दोहरे मापदंड देखते हैं, इस्तीफे से समाधान हो जाएगा, माफ कीजिएगा, ये एक अलग परसेप्शन का विषय है। मुझे लगता है कि अगर इस तरह का कोई पूरा रैकेट है, क्योंकि एक नाम तो सामने आ जाता है, हमें सिस्टम में जो भी इस तरह की विकृतियां हैं उनको जड़ से दूर करना होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक नाम सामने आ जाता है, एक चीज़ हो जाती है, और उसको हटाने से वो मूवमेंट खत्म हो जाएगा, मैं इससे इत्तेफाक कुछ कम रखता हूँ। नेहा जी, आपने सुनी तमाम बातें, काफ़ी अपराजिता जी ने खुलकर और बहुत सलीके से अपनी बात रखने की कोशिश की। पहले तो महिला रेसलर्स वाले इशू पर ही आप एक अगर चाहें शरद तो जी, मैं उस पे आऊंगी महिला रेसलर्स वाले इशू पर उससे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस फिल्म को केवल एक विचारधारा बताया जा रहा है, ये विचारधारा नहीं है शरद जी, ये प्रताड़ना है, ये जीवन बर्बाद करना है। ये उन लड़कियों की कहानी है जिनको सेक्स स्लेव्स बनाया जाता है, जिनके मल्टीपल टाइम्स रेप होते हैं, जिन्हें ISIS जैसी आतंकवादी गतिविधियों में धकेला जाता है, जिनके परिवार नष्ट हो गए, जिनके परिवारों को जला दिया गया, जिनके मकानों को जला दिया गया, जिनके बच्चे हो गए और अब वो कहां पर हैं उनको ढूंढना मुश्किल है, आत्महत्या करने पर मजबूर किया। और क्योंकि विचारधारा की बात हो रही है, तो मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस पार्टी के ही केरला के मुख्यमंत्री थे ओमन चंडी, उन्होंने विधानसभा के पटल पर खड़े होकर कहा कि 2500 से अधिक लड़कियां जो हिंदू और क्रिश्चियन समाज से आती हैं उनको इस्लाम में कन्वर्ट किया गया, और जिस तरीके से उनकी प्रताड़ना हुई, ये विधानसभा के पटल पे कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने कहा है। दूसरे मुख्यमंत्री हुए जो कम्युनिस्ट थे, और उन्होंने ये कहा, मैं पढ़ के थोड़ा सा सुना दूं आपको, they want to increase Muslim majority in the state, they are using money and other inducements to convert people to Islam.
दे इवन मैरी वुमेन फ्रॉम आउटसाइड देयर कम्युनिटी टू इंक्रीज द मुस्लिम पॉपुलेशन। और इनका नाम है वीएस अच्युतानंद, ये है कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री। तीसरा मैं आपको बता दूं कि यूके की, इंग्लैंड की जो होम सेक्रेटरी है सुएला ब्रेवमैन, उन्होंने कहा कि ये ग्रूमिंग गैंग जो है, ये जो मुस्लिम ग्रूमिंग गैंग है, वो महिलाओं को जिस तरीके से अपने जाल में फंसा रहा है और उनका कन्वर्जन कर रहा है, लव जिहाद फैला रहा है। ये तीसरा है आइडियोलॉजी की बात। और चौथे ये शशि थरूर, जिन्होंने जब सुषमा स्वराज जी विदेश मंत्री थी तब उन्होंने कहा कि उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी की कुछ माएँ आई और उन्होंने बताया कि जो उनकी बेटियां हैं उनको उनके हस्बैंड्स के द्वारा कन्वर्ट भी करवाया गया और साथ में उनकी प्रताड़ना की गई। तो कृपया करके जो अफगानिस्तान उन्हें जबरदस्ती भेज दिया गया, उन्हें वापस लाने का काम किया जाए। और चौथी विचारधारा मैं आपको भारतीय जनता पार्टी की बता दूं कि हम लगातार इस मुद्दे को उठाते रहे हैं, ये बात बिल्कुल सत्य है और ये प्रमाणिक तौर पर उठाया गया है, क्योंकि आपको याद होगा कि 9 दिसंबर 2009 में केरला हाईकोर्ट ने लव जिहाद टर्म यूज किया था, रोमियो जिहाद टर्म यूज किया था। आपने तथ्यों को भी लिया है इसमें। मूल मैं आपको बस इसको मैं आपको मेरा सवाल सुन लीजिए, आपके पास पूरा मौका बता है। दूं इसका। मेरा सवाल ये है कि ये राजनीतिक लड़ाई में ही मसला ना उलझे, आखिर इसको लेकर हम करें क्या? शरद जी, हमारे एजुकेशनल, देखिए कन्वर्जन एक ऐसी चीज है कि जबरन भी किया जाता है, प्रलोभन से भी किया जाता है और कई बार आपको धोखे में रख के भी किया जाता है। शरद जी, मैं इसको थोड़ा सा हाँ, रैप अप कर दूं, इसको थोड़ा सा मैं क्रक्स बता दूं कि ये 4-5 जो अलग अलग विचारधाराएं मैंने बताई देश के अंदर, जो केरल से अलग अलग विचारधारा के मुख्यमंत्री आए, चाहे कम्युनिस्ट हो, चाहे कांग्रेस से हो, या यूके की, इंग्लैंड की जो होम सेक्रेटरी हैं, या फिर जो भारतीय जनता पार्टी है। मुझे बताइए कि आईएसआईएस जो महिलाओं को जिस तरीके से सेक्स स्लेव्स बनाता है, मल्टीपल रेप करता है, क्या उसमें आरएसएस या भाजपा का कोई हाथ है? या जिस तरीके से आतंकवादी घटनाओं में हिंदुस्तानी इन महिलाओं को धकेला गया है, क्या इसमें भाजपा और आरएसएस का कोई प्रोपेगेंडा है? क्या इसका चुनाव से कोई लेना देना है? तो मूल बात यह है कि अगर समाज में किसी प्रकार की विकृति है और इस प्रकार की विकृति है कि वो ग्लोबल इशू है, तो कांग्रेस पार्टी का सिर्फ ये बोलकर अपना पल्ला झाड़ लेना कि चुनाव आ रहे हैं इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने फिल्म को रिलीज करा दिया, किस तरीके का मजाक है ये? उन हिंदू बेटियों के साथ, उन क्रिश्चियन बेटियों के साथ मजाक है जिनका पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। उसे पॉलिटिकल एजेंडा बता देना कि भारत एक ऐसा देश है कि यहाँ इस तरह की, मैं कोई फिल्म का डायलॉग नहीं बोल रहा हूँ ताली पिटवाने के लिए, कि यहाँ की लड़कियों को या महिलाओं को कोई सेक्स स्लैव की तरह इस्तेमाल करे, ये इतनी ताकत और हैसियत रखने वाला देश है कि ये हिमाकत और ये हिम्मत कोई कर नहीं सकता है। और इसका श्रेय मैं आप दोनों को दूंगा जो बीजेपी और कांग्रेस हमारे सामने है, क्योंकि आपकी ताकत बड़ी मजबूत है। अगर कहीं किसी राज्य में कुछ इस तरह की घटनाएं घटती हैं तो आपके पास, आप दोनों के पास इतनी ताकत है कि आप पूरी ताकत से सामने आकर, हम कमजोर देश छुई मुई नहीं है, हम इस तरह की घटनाओं का मुंहतोड़ जवाब दिया जाना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन हमें पता करना चाहिए कि कौन लोग हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में आज हम देखते हैं कि लड़कियों को सिर्फ आईएस से खतरा नहीं है, दुनिया भर की मैं बात कर रहा हूं। आज मोबाइल ने उन पर जिस तरह से आक्रमण किया है, उनका जिस तरह से एक्सप्लॉयटेशन होता है, इसके लिए हमें वाइडली हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी में कुछ प्रोविजंस भी चाहिए। विषय इससे जुड़ा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि भारत ऐसा भी नहीं है कि कोई हमारा इस तरह इस्तेमाल करके निकल जाएगा। मनोज, देखिए शरद जी, बीते कुछ दिनों में इस बात पर चर्चा खूब चली। आप याद कीजिए कि पहले किसी ऐसे मुद्दे पर चर्चा कर पाना भी बड़ा मुश्किल होता था, जैसे अभिव्यक्ति की बात कही जाती थी, लेकिन अभिव्यक्ति तो दोनों तरफ से है, उधर से भी है, इधर से भी है। पर जब बातें होती थी तो फिर उस पर सवाल उठते थे कि ये बातें नहीं किया जाना चाहिए। और हमें लगता, जैसा मेरा मानना है, कि यदि किसी चीज़ को आप बंद करके रखेंगे तो उस पर और सवाल उठेंगे। आप खोल दीजिए, चर्चा शुरू हो जाएगी, तो हमें लगता है धीरे धीरे कर एक व्यापक चर्चा उस पर छिड़ जाएगी, वो मुद्दा कोई भी हो। सहमत हूं, बिल्कुल सही। और मुझे लगता है अपराजिता जी भी सहमत होंगी। आखिर अगर कन्वर्जन की बात है, केरल में बात है, जहां बीजेपी का आधार अभी मजबूत नहीं है उस रूप में जिस रूप में कांग्रेस का या वाम दल का रहा है, तो इसको एक राजनीतिक चश्मे से ही क्यों देखना? अगर ये समस्या है, भले ही ये 25,000 की ना हो जैसा आप दावा कर रही हैं या कांग्रेस मानती है, मैं तो कहता हूं अगर एक लड़की या एक महिला की भी समस्या है तो इसकी जड़ तक जाना होगा। मनोज, बिल्कुल बिल्कुल जड़ तक जाना होगा। और आप देखिए, जब चर्चा चल पड़ी है तो जड़ तक जाने की बात होगी। दोनों सवाल उठते रहेंगे, वो अपनी जगह है,
लेकिन निश्चित रूप से कुछ चीज़ें ऐसी हुई है बीते बरसों में जिन पर चर्चा चल पड़ी है। यदि हम पहले की बात करें तो उसको दूसरी दृष्टि से देखा जाता था, लेकिन अब दोनों तरफ से बात हो रही है, चाहे आप उस तरफ की बात करिए या इस तरफ की बात करिए। लेकिन कई बार कुछ सवाल ऐसे आ जाते हैं जिनको लेकर चलिए, कोई भी जी, सवाल जी। अपने उठा सकता है। अपराजिता पर जी, निश्चित क्या रूप से- एक जी। तरीका आलोचना के साथ ये नहीं हो सकता कि आप एक फैक्ट फाइंडिंग कमिटी भी बना देते केरल में? आपकी पूरी एस्टैब्लिशमेंट है, राहुल गांधी वहीं से सांसद थे, जिस घटनाक्रम के चलते वो एक अलग विषय है, लेकिन आपके पास सारे सरंजाम है। मैं वही बात कह रहा हूं कि हम बैठकर आरोप लगा देते हैं, लेकिन आप तह तक पहुंचते, 2-3 केसेस होते तो भी आप सामने लाते, 10 होते तो भी सामने लाते, 10,000 होते तो भी सामने लाते। आखिर इसको राजनीतिक लड़ाई में क्यों उलझा देते हैं हम? निश्चित तौर पे शरद जी, आपने बहुत सही बात कही, और ऑलरेडी ये फैक्ट फाइंडिंग कांग्रेस पार्टी ने शुरू कर दी है केरल में। मैं तो यही कहना चाहती हूं कि आज इस मुद्दे पे बात हो रही है, बहुत सही बात हो रही है, पर 9 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस पे कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? जब उमन चांडी जी ने कहा, शशि थरूर जी ने कहा, बार बार वो उस मुद्दे को लाइट लाते रहे, पर फिर भी इन लोगों ने उस पे कोई एक्शन नहीं लिया। आज जब चुनाव पास आ जाते हैं तो आप एक प्रोपेगेंडा आप टूल की किस पे तरह यूज दोषारोपण करते कर रही हैं, हैं? ध्रुवीकरण और किस पे तुष्टीकरण की कर रही हैं राजनीति यूज करते हैं। आप कांग्रेस लेफ्ट किस पर कर रही हैं आप ये? नहीं, मैं कह रही हूं कि जब ऐसे इवेंट्स लाइट में आते हैं, हाँ, तो अभी भारतीय जनता पार्टी की जो नेशनल में सरकार है उसने इस पे कोई आज ये तक लेकिन बात आप नहीं बहुत की। विज्ञ कोई हैं, आप स्टेप आज जानती तक हैं कि रिसर्च हो सकती लॉ थी। एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट नहीं, है, लॉ एंड mainly ऑर्डर निश्चित उसको तौर एक्ट पर करना ही चाहिए। बिल्कुल, लॉ राज्यों एंड को। ऑर्डर निश्चित तौर पे स्टेट का सब्जेक्ट है, और फैक्ट फाइंडिंग ऑलरेडी कांग्रेस पार्टी ने शुरू कर दी। पर जो भारतीय जनता पार्टी का असली चाल चरित्र और चेहरा है शरद जी, वो ये है कि आज भी विमेन्स रिजर्वेशन बिल अटका पड़ा हुआ है। फुल मेजॉरिटी है, आज आपको पास कराना होता भारतीय जनता पार्टी को, महिलाओं की, लड़कियों की अगर थोड़ी सी भी फिक्र होती तो आज ये बिल पास हो जाता, और हम और नेहा जी फक्र से आपके सामने सर, कहते ईश्वर कि के लिए विमेन्स आप रिजर्वेशन दोनों बिल ये पास मत हो कहिए, गया। नेहा जी ने नहीं कहा है, लेकिन मैं ये नहीं मान सकता कि ना कांग्रेस को महिलाओं की फिक्र है, ना बीजेपी को महिलाओं की फिक्र देखिए है। शरद जी, है ना, ये नहीं, बिल्कुल, देखिए, हाँ, देखिए हमेशा आप देखिएगा भारतीय जनता पार्टी का महिला विरोधी चेहरा हमारे सामने आता ही रहता है। जितने भी इनके नेता, चाहे हम मध्य प्रदेश में बैठे हैं, तो मुझे हास्यास्पद लगता है कि जब लड़कियों की तुलना शूर्पणखा से की जाती है तब कोई स्टांस नहीं लिया जाता। मनुभावन टेकड़ी पे जो उस पर अपराध आपकी होते हैं, प्रतिक्रिया आ जाती है, लाडली बहना पर नहीं आएगी। आज भी अपराधी पकड़ा नहीं गया है। हम जी। केरल की बात करते हैं, उन महिलाओं की बात करते हैं, निश्चित तौर पे करनी चाहिए। आपने बहुत सही बात कही शरद जी, चाहे 32,000 का आंकड़ा हो, चाहे एक लड़की का आंकड़ा हो, बट फैक्ट फाइंडिंग होनी चाहिए और इस पे नेसेसरी स्टेप्स लेने चाहिए। मुझे पर लगता मैं है कि वही मुझे कहती लगता हूं, है अपराजिता जी, ये मेरा निजी मत है कि राजनीति को कई जगह उन गिरहों से, उन गिरहबंदी से निकलना चाहिए। मेरी विनम्र अपेक्षा, आप दोनों युवा राजनेता हैं, निश्चित पार्टी तौर का पे एक आप सही दायरा है। आप जब इस डिबेट से निकलेंगे तो कुछ मोटे चश्मे वाले सीनियर पॉलिटिकल लीडर कहेंगे अच्छा कहा, नहीं नहीं यहाँ नेहा तुम पर भारी पड़ी। फिर कुछ कहेंगे नेहा से कि नेहा, अपराजिता ने कई जगह जो बातें कही तुम्हें और स्ट्रांगली बोलना था। वो उनका नजरिया हो सकता है, नहीं, लेकिन यहाँ आप जिस ग्राउंड पर बात करें, मुझे लगता है वहां इन राजनीतिक हदों में बंदी मत हो जाइए। ये मत कहिए, अगर आप शूर्पणखा की आलोचना करते हैं तो लाडली बहना के लिए, क्योंकि वो खुद आपकी पार्टी की तरफ से उसको एडमायर करते हुए, एडमायर शब्द अगर हटा भी दूं तो उससे प्रेरित होते हुए और अधिक आगे बढ़ने की बात की गई। नेहा जी, शरद जी, बस शरद मैं एक जी, चीज मैं कह दूं, आपकी बस बात एक से चीज सहमत मैं आपको चलिए, कह बोल दूं, लीजिए, बोल बस लीजिए। एक नेहा चीज, जी बहुत उदार फिर हैं। आप बिल्कुल जी, बोले। हाँ। मुझे बहुत बिल्कुल आपने सही कहा, और ना हम और नेहा जी उस प्रकार के डिबेट में विश्वास भी रखते हैं, बिल्कुल आपसे मैं सहमत हूं। पर शरद जी, जो मैं कह रही थी, लॉ एंड ऑर्डर निश्चित रूप से स्टेट सब्जेक्ट्स है, बट जब दूसरे देश, अदर कंट्रीज इन्वॉल्व हो जाती है चलिए, तो सेंट्रल आपकी आ गई गवर्नमेंट बात, हैज टू आपकी स्टेप बात इन। है, बिल्कुल और वो एक कर और रहे हैं चीज, ना, बस वो तो लास्ट चीज नेहा जी, वो तो दावा कर ही रहे हैं उषा कि जी ने तह तक जब पहुंचेंगे। कहा कि जी। इस प्रकार से ये प्रोटेस्ट नेहा जी, चला नेहा जी, जा रहा रखना है, तो चाहूंगी इंडिया की क्योंकि गरिमा केंद्र की मुद्दा भूमिका की डाइवर्ट बात कर कर रहा रही है। हैं। बहुत जी। इंपॉर्टेंट इशू पे हम लोग डिस्कस कर जी, रहे जी। हैं। शरद जी, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं कि ये कांग्रेस और भाजपा का विषय नहीं है, और मैंने शुरुआत इसलिए की थी अलग अलग विचारधाराओं के लोगों से, क्योंकि ये मुद्दा जो है ये किसी दल का नहीं है, ना कांग्रेस का है, ना कम्युनिस्ट का है, ना भाजपा का है, ना किसी और संगठन का है। ये समाज का मुद्दा है। ये बेटियां जो हैं, इस देश की बेटियां हैं जिनकी प्रताड़ना हो रही है, जो लव जी, जिहाद का जी। शिकार
हो रही हैं, जो बाहर एक्सप्लॉइट हो रही हैं, जो देश के अंदर रह के एक्सप्लॉइट हो रही हैं, जिनके साथ धोखा हो रहा है। इसलिए मैं तो आपके चैनल के माध्यम से सभी बच्चियों से कहूंगी कि अपनी अवेयरनेस के लिए, अपने आसपास की अवेयरनेस के लिए इस फिल्म को जरूर देखें। साथ में मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इस जैसे गंभीर मुद्दे को टैक्स फ्री किया है। और मैं इस प्लेटफॉर्म पे आपके बंसल न्यूज के अपराजिता जी से भी आग्रह करती हूँ कि फिल्म देखें भी, और आपके जो वहां के लोकल नेतृत्व है उससे कहकर इस पर जिस प्रकार से भी कार्रवाई हो सकती है कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करें। क्योंकि कांग्रेस भाजपा तो लड़ती रह जाएगी आपस में, आप किसी मुद्दे पर टकरार करेंगे, मैं किसी मुद्दे पे करूंगी, हमारे अपने अपने उस सुझाव होंगे, हमारे अपने अपने उस पे तर्क होंगे, कुतर्क होंगे। मगर ये बच्चियां जो हैं, वो जो एक्सप्लॉइट हो रही हैं, जो लड़कियां एक्सप्लॉइट हो रही हैं, अगर उनको न्याय दिलाना है, उनको इन जिहादियों से बचाना है, इन एक्सट्रीमिस्ट सोच से बचाना है, इन आईएसआईएस की गतिविधियों से बचाना है, सिमी में जाने से बचाना है, इनके परिवारों को बचाना है, तो एकजुट होकर यहां पर होना, हमें एक स्वर में एक जैसी बात करनी पड़ेगी। नेहा जी, मैं सहमत हूं आपकी बात से, क्योंकि मुझे सुषमा जी याद आती हैं, सुषमा स्वराज। और उस मुल्क का मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन है, जिस पर एक चर्चित फिल्म भी बनी थी, बाजार, अगर आप सबको याद हो। और उसमें यही कहानी थी कि उस मुल्क में लड़कियों को ले जाया जाता है, कभी शादी के ज़रिए तो कभी मेड सर्वेंट के तौर पर। और ऐसी ही एक महिला जो बहुत बुरी तरह ऐसे ही एक मुल्क में उलझी थी, उनको सुषमा जी ने विदेश मंत्री रहते हुए बहुत पर्सनल एफर्ट से, बिल्कुल सही बात है कि शोषण की कहानी सिर्फ आईएसआईएस तक सिमटी नहीं है, घरेलू हिंसा का शिकार हैं महिलाएं, बच्चे। और इसी तरह कई ऐसे मुल्क हैं, पंजाब से तो एक मुल्क में मैं फिर नाम नहीं लूँगा, कि वहाँ शादियाँ करके ले ही इस तरह जाया जाता है, फिर छोड़ दिया जाता है वधू को उसके शहर में कि ले जाएंगे आपको। बाद में बहुत सारी विकृत कहानियाँ आती हैं। इन सबको भी क्लब करना पड़ेगा। राजनीतिक लड़ाई, राजनीतिक विचारधारा अपनी जगह रहेगी, लड़ते रहेंगे, यही लोकतंत्र का नाम है। और मुझे बहुत फक्र है कि मैं उस देश में हूँ जिसका लोकतंत्र अपनी तमाम बातें कहता है लेकिन मुस्कुराते हुए आगे बढ़ता है, जहाँ पर संसद में जोरदार बहसें होती हैं लेकिन सेंट्रल हॉल में हाथ मिलाकर एक दूसरे से कहा जाता है कमाल कर दिया, आज तो धो डाला आपने हमारी पार्टी को। हम उस मुल्क से आते हैं, इसी को लेकर हम आगे बढ़ेंगे और इसी को लेकर आगे बढ़ते रहेंगे। बाकी चीज़ें, लेकिन इसकी तह तक पहुंचिए, कौन है ये कन्वर्जन के पीछे, केंद्र और राज्य मिलकर सामने आए, क्योंकि देश जानना चाहता है कि अगर इसमें सच्चाई है तो कितनी है और कौन जिम्मेदार है। बहुत शुक्रिया अपराजिता जी, बहुत धन्यवाद नेहा जी, बहुत शुक्रिया मनोज जी। आगे देखिए अफसरनामा सीनियर आईएएस जयंत नाहटा के साथ। नमस्कार।